हेलो एवरीवन। आज हमारी है जीएसटी की अभ्यास सीरीज। जीएसटी का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है सप्लाई। सप्लाई के 3 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम 4th क्वेश्चन से पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर है। आइए सप्लाई के अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज which attract the highest rate of tax. Examine the validity of this statement. बाबू देखो, इसने बोल दिया कंपोजिट सप्लाई ऐसे ट्रीट की जाती है कि सप्लाई उस पर्टिकुलर गुड्स की हो रही है जो हाईएस्ट टैक्स रेट को अट्रैक्ट करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको हम बता देते हैं, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये कंपोजिट नहीं मिक्स्ड सप्लाई के केस में कहा जाता है। कंपोजिट नहीं मिक्स्ड सप्लाई के केस में कहा जाता है। ये आपको एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो सेक्शन नंबर 8 में आपने क्या पढ़ा है? सेक्शन नंबर 8 आपका बात करता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। मतलब सेक्शन नंबर 8 भी आपसे भाई सप्लाई के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये आपसे बात करेगा कि किसको आप कंपोजिट सप्लाई मानते हैं और किसको आप मिक्स्ड सप्लाई मानते हैं। सर कंपोजिट सप्लाई का क्या मतलब होता है? कंपोजिट सप्लाई का मतलब इन्होंने सीधा बताया कि जिसमें जनरली बायर एक्सपेक्ट करता है, जनरली बायर एक्सपेक्ट करता है कि वन विथ अनदर गुड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, वन विथ अनदर गुड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे कि मोबाइल फोन के साथ आपको चार्जर मिल ही जाएगा। जैसा कि आप ये सोचते हैं मोबाइल फोन के साथ चार्जर आपको मिल ही जाएगा, तो यहां माना जाता है कि आपका प्रिंसिपल गुड्स मोबाइल है, प्रिंसिपल गुड्स मोबाइल है। आप मोबाइल खरीदे, चार्जर पीछे पीछे आपको दे ही दिया गया। तो इस केस में मोबाइल पे जो रेट ऑफ टैक्स लगता है ना, जो रेट ऑफ टैक्स मोबाइल के ऊपर लगता है वही मोबाइल प्लस चार्जर की एग्रीगेट कॉस्ट के ऊपर लगा दिया जाएगा। सर एग्जांपल नंबर 2, जब आप किसी फैकल्टी की पेनड्राइव लेक्चर्स परचेज करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वीडियोस के साथ साथ बुक्स भी मिले, वीडियोस के साथ साथ बुक्स भी मिले। बाबू मेरी अभ्यास रेंज में बुक्स नहीं है, क्योंकि आप आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ते हो, उसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है। ठीक है। तो जब पेनड्राइव लेक्चर लेते हो तो वीडियो के साथ साथ आप बुक्स भी ले रहे हैं। माना यहां क्या जाता है कि वीडियो लेना आपका प्रिंसिपल है, आप प्राइमरी वीडियो ही परचेज कर रहे हो, बुक्स तो पीछे पीछे मिल जाएगी। इसलिए पता है आपको, बुक्स पे नील जीएसटी होने के बावजूद इस टोटल वैल्यू पे 18% का जीएसटी देना पड़ जाता है। बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई अगर जिस गुड्स की है उसी से माना जाएगा कि पूरा का पूरा जो कंपोजिट सप्लाई है सेम रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, जिस रेट से प्रिंसिपल सप्लाई जाती है। अगर प्रिंसिपल का रेट हाई है तो जो उसके साथ सेकेंडरी गुड्स जा रहा है ना, वो भी हाई रेट से टैक्सेबल हो जाएगा इवन। लेकिन अगर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, एग्जांपल के लिए समझो अगर प्रिंसिपल का रेट 5% से टैक्सेबिलिटी होता और इसके साथ जाने वाला गुड्स अगर 28% से टैक्सेबिलिटी लेके जाता, तो भी पूरा का पूरा पैकेज जानते हो कितने से चल जाता? सिर्फ और सिर्फ 5% से ही जाता। तो कंपोजिट सप्लाई वो वाली सप्लाई होती है जहां पे परचेजर या बायर एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक गुड्स के साथ दूसरा गुड्स जनरली दे ही दिया जाएगा। और ये बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जनरली जिस बिजनेस में ऐसा देखा जाता है कि इस सामान के साथ वो सामान इन कंजंक्शन विथ ईच अदर लिखा जाता है। यहाँ पे इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, दोनों प्रोडक्ट इन कंजंक्शन विथ ईच अदर जाते ही जाते हैं, वहां पे कंपोजिट सप्लाई हो जाती है। लेकिन सर मिक्स्ड सप्लाई क्या होगा? जैसे कि ये देखिए, मैंने एक छोटा सा बास्केट लिया है। आप इसको कहिए सर दिवाली गिफ्ट में आपने बहुत से शॉप्स में, मॉल्स में, या फिर जो बेकरी शॉप्स होते हैं, गिफ्ट शॉप होते हैं, वहां पे दिवाली गिफ्ट पैक बना दिए जाते हैं, या आप खुद भी कस्टमाइज्ड दिवाली गिफ्ट पैक बनवा सकते हैं। कस्टमाइज्ड दिवाली गिफ्ट पैक बनवाते हैं और आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटी सी एक जूस की बोतल है, इधर भी जूस की बोतल है, यहाँ पे कुछ काजू है, कुछ चॉकलेट है, कुछ बिस्किट्स हैं, ये पीछे पीछे 2 मिठाइयां रखी हैं। तो क्या स्वीट्स प्लस आप सोचते हैं कि स्वीट के साथ जूस भी आपको मिले, जूस के साथ आपको बिस्किट्स भी मिले, चॉकलेट्स भी मिले। क्या ऐसा होता है कि मिठाइयों की दुकान पे चॉकलेट आपको फ्री में दे दी जाएगी? क्या आप ऐसा डिपेंड करते हो कि आपने कोई चॉकलेट खरीदने गए उसके साथ वो आपको जूस भी दे देगा? या आप सोचते हो क्या कि आप स्वीट्स लेने गए तो आपको ड्राई फ्रूट साथ में देगा? आप 1 किलो, आप 1 kg लड्डू लेने जाते हो तो आपको ड्राई फ्रूट भी साथ में देगा? आप ऐसा नहीं चाहते हो। ये एक मिक्सचर बनाया गया है, जस्ट एक आर्टिफिशियल मिक्सचर है, ये आर्टिफिशियल मिक्सचर बनाया गया है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि अगर इस तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल मिक्सचर बनाया गया जो जनरली एक दूसरे के साथ, जनरली जो प्रोडक्ट इन कंजंक्शन विच ईच अदर, जनरली जो प्रोडक्ट देखो, जनरली जो प्रोडक्ट इन कंजंक्शन विथ ईच अदर नहीं बेचे जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में
टैक्स लगाने के लिए, पूरे के पूरे बकेट पे, पूरे के पूरे गिफ्ट पैक पे टैक्स लगाने के लिए हाईएस्ट रेट का यूज किया जाएगा। मतलब सर मान लेते हैं, हाईएस्ट रेट के लिए मान लेते हैं कि ये जो स्वीट थी इस पे 5% टैक्स रेट लगता है, जूस पे 2% लगता है, बिस्किट्स पे 12% लगता है, ड्राई फ्रूट पे 18% लगता है, चॉकलेट पे 28% टैक्स रेट लगता है। तो पूरा का पूरा गिफ्ट पैक जो है ना वो 28% से टैक्सेबल हो जाएगा, 28% से टैक्सेबल हो जाएगा। अब सोचो कि अगर इस गिफ्ट पैक की वैल्यू 1000 रुपीज है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, गिफ्ट पैक की वैल्यू 1000 रुपीज है, जिसमें स्वीट्स 500 रुपए की है, ड्राई फ्रूट 200 रुपए के हैं, जूस 10 रुपए का है या 100 रुपए का है, 8, ये 150 रुपए का है, चॉकलेट 150, चॉकलेट 150 रुपए की भी नहीं है, चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की है, और बिस्किट्स, बिस्किट्स रह गए ना, बिस्किट्स आपके 5 2 7 1 8 190 रुपए के हैं। सोचो कितना कम अमाउंट है इस चॉकलेट का, चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की है, 1000 के गुड्स में चॉकलेट सिर्फ 10 रुपए की है, फिर भी ये पूरा का पूरा 1000, पूरा का पूरा गिफ्ट पैक, पूरा का पूरा पैकेट हाईएस्ट रेट से टैक्स, हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 28%। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया। और यहीं पे आपसे इस क्वेश्चन ने बोला है कि कंपोजिट सप्लाई, देखिएगा मेरा पर्पल कलर का मार्कर, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा कि पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई की गई है जो कि अट्रैक्ट करता है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। क्या ये सही है? जी नहीं सर, कंपोजिट में तो माना जाता है कि प्रिंसिपल गुड्स की सप्लाई है, लेकिन जो मिक्स्ड सप्लाई होती है ना उसमें माना जाता है कि वो पर्टिकुलर गुड सप्लाई किया गया है जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स को आपको अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये सॉल्यूशन भी आपको पढ़ा दिया जाए। सॉल्यूशन कहां है? देखिए 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 देखिए, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट कहीं से भी करेक्ट नहीं है। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल गुड्स की सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई माना जाता है। इट इज a mixed supply that is treated as supply of that particular goods or services which attract the highest rate of tax, जो highest rate of tax को attract करता है। Is it clear? Yes sir clear है। ठीक ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड, और या तो टाइटल दे दें या तो फिर, या साथ साथ या तो फिर भी है, एंड भी है और भी है। पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन और टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम में भाई ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें और भी की जानी चाहिए। जैसे ये एक कार है, इस कार को मैंने आपको अपने इनकम टैक्स में भी पढ़ाया हुआ है, जहां पे हम एम्प्लॉय सैलरी हेड में इस कार को मैंने बहुत यूज किया था। ठीक है सर जी। अब इस कार के साथ क्या होगा, मान लीजिए वो ये कार का शोरूम है, शोरूम महिंद्रा, महिंद्रा शोरूम है, ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल जाता है, हमें ये कार चाहिए, हमें ये कार चाहिए, इसने दिए 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीस, और ये कार लेके आ गया। ये कार क्या किया, इसने बाई कर लिया। तो इसको क्या क्या मिलेगा? कार का क्या टाइटल मिल गया क्या? हाँ सर। और कार का क्या पोजीशन भी मिल गया क्या सर? हाँ सर। ये कार लेके अपने पास धीरे 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 पहुंच जाएगा, ऐसे 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 आएगा, कार लेके आ जाएगा। सर तो ये क्या सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा क्या सर? यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बोला जाएगा। अब सर एक दूसरी बात भी समझते हैं। हाँ बोलिए सर। मान लीजिए यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इनको भी कार चाहिए। अब ये महिंद्रा शोरूम नहीं गए, ये मनी भाई के पास चले गए। किसके पास? मनी भाई, मनी भाई के पास गए हैं, और ये यहाँ से बोले भाई मुझे कार चाहिए, ठीक है ये ले जाओ। लेकिन इसको कार के लिए इसने 12,000 रुपीज का पर डे का रेंट दिया है, पर डे का रेंट दिया। इसको कार का पोजीशन तो मिल गया, कार का इनको पोजीशन तो मिल गया, बट कार की सप्लाई नहीं हुई। कार का पोजीशन, सॉरी सप्लाई करें, कार का पोजीशन तो मिल गया, बट कार का इनको टाइटल नहीं मिला, जो ये कार रेंट पे ले लिए। तो क्या यहाँ सप्लाई हुई? सर अगेन यहाँ पे सप्लाई तो हुई, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। कार रेंटिंग की सर्विस को यहाँ पे बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। यहाँ पे सप्लाई ऑफ क्या हुआ? यहाँ पे सर सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ। ठीक ठीक है सर। एक और कंडीशन आ सकती है क्या, जो बहुत ज्यादा ट्रक्स के केस में इस्तेमाल की जाती है, जब ट्रक व्रक होते हैं ना, तो वहां पे हायर परचेज की केस आती है कि भाई साहब आप इमीडिएटली, आपको इमीडिएटली कभी भी टाइटल नहीं मिलता है, टाइटल आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है, बट आपको पोजीशन इमीडिएटली मिल जाती है। पोजीशन तो इमीडिएटली मिल जाती है, बट टाइटल आपको इमीडिएटली नहीं मिलता है। बट फिर भी इस कंसेप्ट को भी क्या बोलते हैं कि ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। हायर परचेज के केस में बाबू कई बार ऐसा होता है,
हायर परचेज केस में कई बार क्या, हर बार हायर परचेज के केस में यही होता है कि टाइटल आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में, जैसे आप लोगों ने कार वगैरह लोन पे अगर ली हो, बाइक लोन पे ली हो, कुछ भी लोन पे लिया हो, तो वो इन फेवर ऑफ बैंक होता है, लेकिन एट लास्ट इंस्टॉलमेंट में टाइटल आपके हाथ में ट्रांसफर जाता है, लेकिन पोजीशन आपको 1 डे से मिल जाती है, तो इस कंडीशन को भी सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन आइए आपको पढ़वा देते हैं, सॉल्यूशन भी आपको इसका पढ़ा दिया जाएगा, क्यों परेशान है आप। देखिए सॉल्यूशन अगर पढ़े तो टाइटल एज वेल एज पोजीशन बोथ हैव टू बी ट्रांसफर्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में देखो, जब पोजीशन नहीं गया था तो वहां सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया था, ठीक है। तो गुड्स के केस में ट्रांसफर होना चाहिए कौन, दोनों ही चीजें, टाइटल भी जान होना चाहिए और पोजीशन भी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। लेकिन इन केस टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, मनी भाई की केस वाला, the transaction would be treated as supply of service in terms of schedule 2(1)(b) of CGST Act। तो ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। कैसे? जैसे कि यहां पे हमने आपको क्या बताया, सॉरी क्या, यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर पोजीशन चली गई लेकिन टाइटल नहीं गया तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। तो वही बात वहां पे भी लिखी है कि इस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाता है अगर पोजीशन चला गया लेकिन टाइटल नहीं गई है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, ये बात अगेन ध्यान दीजिए, पोजेशन में भी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, कुछ केसेस में पोजेशन तुरंत चला गया। आप दुकान पे गए, बिस्किट का पैकेट खरीद के लाए या आपने कोई मशीन खरीदी, तुरंत आपको पोजेशन मिल गया, बट टाइटल में भी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट। सॉरी, कुछ केसेस में आप तो वहां पे आपको टाइटल भी तुरंत मिल गया, पोजीशन भी मिल गया, लेकिन जब आपने हायर परचेज पे सामान खरीदा तो क्या हुआ, आपको पोजीशन तो इमीडिएटली मिल गया, पोजीशन तो तुरंत मिल गया, इमीडिएटली पोजीशन आपको मिल गया, बट टाइटल में भी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट। टाइटल हो सके लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट पे आपको ट्रांसफर हो, लाइक इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे क्या होता है, 6 मंथ तक का टाइम होता है, याद है। आपने गुड्स भेज दिए, मान लीजिए आप हैं एमपी में और आपने गुजरात में माल भेजा है कि भाई माल पसंद आए तो बोलना ओके, सेल कर दी जाएगी, वरना माल को 6 मंथ के अंदर रिटर्न कर देना हमें। तो सेल ऑफ रिटर्न बेसिस में क्या हुआ, आपने अगस्त में मान लीजिए माल इसको भेज दिया, तो पोजीशन तो भाई साहब को अगस्त में मिल गई, लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके अगर इन्होंने अप्रूवल दिया तो इनको टाइटल तो आप नवंबर में इशू करोगे ना, टाइटल तो आप इनको नवंबर में इशू करोगे। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भी ऐसा होता है एंड हायर परचेज एग्रीमेंट के बेसिस पे भी ऐसा होता है। तो इन दोनों केसेस में भी इसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा, भले ही टाइटल की डेट अलग हो और पोजीशन की डेट अलग हो। सच ट्रांजैक्शन वुड आल्सो बी टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इनको भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहा जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम पहले पढ़ते हैं 9। सर 9th? जी हाँ, 9th क्वेश्चन, द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। अभी आपको बताया कि भाई साहब अगर हायर परचेज पे भी दे रहे हो तो टाइटल तो बाद में जाएगा, टाइटल बाद में जाएगा, टाइटल तो बाद में ट्रांसफर होगा, बट पोजीशन अभी ट्रांसफर हो गई, और ये हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। सप्लाई किसकी होती है, गुड्स की सप्लाई मानी जाती है, इसलिए जो इन्होंने बोला सर्विस की बात गलत है। ये जस्ट अभी हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था। क्लियर? हाँ सर जी, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज shall be treated as supply of goods as there is transfer of title albeit at a future date। क्लियर? यस सर जी, क्लियर हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 है? क्वेश्चन नंबर 3 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आप Question number 6. Examine whether the following activities would amount to supply under section 7 read with schedule 1 of CGST Act। पहली बात हमको करना है कि क्या ये जो एक्टिविटीज हैं ये सप्लाई हैं कि नहीं है एज पर शेड्यूल 1। तो सर इसके लिए आते हैं, हम एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको। हमने सर शेड्यूल 1 पढ़ा हुआ है, और शेड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था कि शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई माना जाता है अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो भी। किसको? अगर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट कर देते हैं। कोई बिजनेस था किसी पर्सन का, मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स अपने बिजनेस की असेट, चाहे वो स्टॉक हो या इनका फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, समझ लीजिए एयर कंडीशन हो, कोई मशीनरी हो, किसी भी बिजनेस असेट को, स्टॉक भी बिजनेस असेट में आता है, स्टॉक में रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश्ड गुड्स हो, ये भी बिजनेस असेट है। और फर्नीचर, कुर्सी, एसी, टीवी, पंखा, फ्रिज, ये सब भी बिजनेस असेट है। इसमें से कुछ भी अगर ये ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी परमानेंटली उठा के किसी को दे दिया, भले ही कोई पैसा नहीं लिया, कंसिडरेशन नहीं आया, ये स्टॉक पड़े पड़े जल भी गया ना, तो वो डिस्पोजल की मीनिंग में आ जाता है।
तो परमानेंट ट्रांसफर और बिजनेस एसेट को क्या हमेशा सप्लाई माना जाता है। दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर हुआ, भले ही अपने डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को बिना किसी कंसिडरेशन के पे की हो। या फिर तीसरी बात, सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, आपको समझाया था मैंने ये क्लास 1 में। और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सर्विस को अगर आपने देश के बाहर से अगर इंपोर्ट किया हो, देश के बाहर से अगर कोई सर्विस इंपोर्ट की गई हो, तो भी वो विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी डीम्ड सप्लाई की मीनिंग में आती है। इन सही में कुछ कुछ एडिशनल कंडीशंस भी है जिसको हम क्वेश्चन में जो कंडीशन पूछा होगा उसके बेसिस पे पढ़ा देंगे। देखिए, एस मैन्युफैक्चर हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई, बोथ आर एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट, finished goods are sent from factory in Delhi to Mumbai depot without consideration so that the same can be sold। मतलब कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बताया कि भैया इनकी जो फैक्ट्री है दिल्ली है ना, इनकी जो फैक्ट्री है शायद वो दिल्ली, मैंने दिल्ली ही पढ़ा था, इनकी फैक्ट्री है दिल्ली में, ये रही इनकी फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री है बाबू, फैक्ट्री है दिल्ली में। ठीक ठीक है सर जी, यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है दिल्ली में और उसके अलावा एक मुंबई में, मुंबई में इनकी, मुंबई में इनका डिपोट है। ठीक ठीक है सर जी, इनकी फैक्ट्री है मुंबई में, इनका डिपोट है। बात खत्म करते हैं यहाँ पे। सर ये अपनी फैक्ट्री से डिपो में कुछ माल भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको क्या सप्लाई बताएंगे? मैंने आपको पढ़ाया है क्लास नंबर 1 में, ये डीम्ड सप्लाई होगा। क्योंकि 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 दोनों स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया तो एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, बट पैन नंबर दोनों का सेम होगा और सेम पैन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई माल सप्लाई हुआ है तो वो सप्लाई की मीनिंग में आता है। क्लियर है? क्लियर है सर, तो ये सप्लाई की मीनिंग में आएगा। तो आपसे पूछा है कि एग्जामिन करिए वेदर ये एक्टिविटी सप्लाई होगी कि नहीं होगी, तो भाई साहब ये एक्टिविटी आपकी सप्लाई की मीनिंग में आएगी। आइए इसका सॉल्यूशन भी आपको पढ़ा देते हैं। सॉल्यूशन पढ़ें तो 6(1) के अंदर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, शेड्यूल 1 सीजीएसटी एक्ट का आपको बताता है कि स्टिपुलेटेड दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन हो या डिस्टिंक्ट पर्सन हो, दोनों के केस में सेक्शन 25 के अनुसार इट इज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, भले ही बिना कंसिडरेशन के हुआ हो उसको सप्लाई कहा जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये बिजनेस के लिए होनी चाहिए। हमने अपना दिल्ली से मुंबई माल बिजनेस के लिए तो ट्रांसफर किया ताकि वो वहां से बिक सके, तो इसलिए ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होने का सप्लाई की मीनिंग में आ जाएगा। फर्दर, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट, जो एक दिल्ली में था, और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दूसरा कहां था, एक दिल्ली तो दिल्ली में हो गया और दूसरा आपका मुंबई में हो गया, शैल इन प्लेस ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन के कारण डिस्टिंक्ट पर्सन देखे जाते हैं। इन व्यू ऑफ द सेम, factory and depot of S manufacturer are distinct person, therefore supply of goods from Delhi factory of S to Mumbai depot without consideration but in the course of furtherance of the business, भैया दिल्ली से मुंबई भेजे हो बिना कंसिडरेशन के ही भेजे हो, लेकिन फॉर द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस भेजे हैं आप, तो ये आपकी सप्लाई के मीनिंग में आएगा अंडर सेक्शन 7 ऑफ शेड्यूल 1। ओके ओके सर जी, तो ये सप्लाई की मीनिंग में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 6 का बी पढ़ते हैं। सर 6 के बी में बोला कि रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड ऑफ हिज फैमिली डिस्प्यूट। ओके सर जी, अब आइए एक बात समझते हैं। हमने पढ़ा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, लेकिन इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करके एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जब हम कर रहे हैं तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, देश के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, लेकिन ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, बिना किसी कंसिडरेशन के भी कर रहे हैं, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, हम बिना किसी कंसिडरेशन के कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये सर्विस अपने किसी रिलेटेड पर्सन से कर रहे हैं या अपनी खुद की ही डिस्टिंक्ट पर्सन या
हम अपनी ओन इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि दूसरे देश में तो भाई साहब हमारा हो नहीं सकता कुछ भी। चलो यार इस्टेब्लिशमेंट वाली बात छोड़ दो, ये क्वेश्चन रिलेटेड पर्सन से है ना, रिलेटेड पर्सन से कर रहे हैं केवल। अभी हम शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रिलेटेड पर्सन से करते हैं तो एफओसी बेसिस पे भी करते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे ये सप्लाई के मीनिंग में आ जाता है और जीएसटी लगता है। ठीक है सर, रिलेटेड पर्सन में कौन आता है? जो पर्सन है उसकी स्पाउस और सन तो आएंगे ही, प्लस साथ में भाई साहब पेरेंट्स भी आते हैं, मतलब मदर फादर और मदर की भी मदर, मदर की मदर नहीं मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जिसको कह सकते हैं आप, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपका कोई ब्रदर है सिस्टर है, ये सब भी रिलेटेड की मीनिंग में आते हैं। लेकिन अगर ये लोग डिपेंडेंट हो आप में तो ही ये रिलेटिव की मीनिंग में आते हैं, इंडिपेंडेंट होने पे ये रिलेटिव की मीनिंग में नहीं आते हैं। तो अगर इंपोर्ट ऑफ आपने सर्विस किया है और अपने किसी रिलेटेड पर्सन से किया है, मतलब अपनी स्पाउस या बेटे से कर लिया, या फिर मदर फादर ब्रदर सिस्टर या ग्रैंड पेरेंट जो आपसे डिपेंडेंट है, और आपने बिजनेस के लिए किया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया अगर आपने है, तो भी आपके ऊपर क्या होगा, सप्लाई की मीनिंग में टैक्स लग जाएगा, जीएसटी आपको आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है उस बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक ठीक है सर जी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में जो लिखा था, इनका एक भाई था जो आर्किटेक्ट है, भाई आर्किटेक्ट है। ठीक है, ये आपको, इनका भाई आर्किटेक्ट है और चेन्नई में आप हो, आप अपने फैमिली डिस्प्यूट के लिए, फैमिली डिस्प्यूट के लिए सर्विस लिए। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट के लिए सर्विस लिए, ये आपका भाई है, तो क्या आपने सर्विस बिजनेस के लिए ली? पहली बात नहीं। और दूसरा भाई आपका आर्किटेक्ट है कि लॉयर है? यार सॉरी 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 बच्चों, आर्किटेक्ट तो शायद आप हो। एक सेकंड क्वेश्चन दोबारा देखने में क्या प्रॉब्लम है। रमन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ चेन्नई, ब्रदर जो है लंदन में सेटल्ड है, वेल नोन लॉयर है। ठीक है, आप आर्किटेक्ट हैं, आपका भाई कहाँ चले गए भाई, हाँ आपका भाई क्या है, लॉयर है। लॉयर है तो क्या ये आप पे कहीं से भी डिपेंडेंट है? ये आपका भाई आप पे डिपेंडेंट है? जी नहीं सर, ये भाई इंडिपेंडेंट है, क्योंकि लिखा है वेल सेटल्ड, इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई सर्विस देता है तो क्या आपके हाथ में टैक्स सप्लाई माना जाएगा? तो क्या आपके हाथ में सप्लाई माना जाएगा? सर जी नहीं, सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एफओसी बेसिस हुआ है। तो क्या हुआ, बिजनेस के लिए नहीं है। पहली बात तो ये बिजनेस के लिए भी नहीं है, और बिजनेस के लिए होता भी, मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए भी कोई इससे एडवाइस लेते, लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट है पर्सन है, ये आपका रिलेटिव हुआ ही नहीं, रिलेटिव हुआ नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ना ही जीएसटी आएगा और ना ही सप्लाई बनेगा, ना ही जीएसटी आएगा। ठीक ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या बोला है आपके सॉल्यूशन में। सर स्लाइड्स इस बार थोड़ी ज्यादा ही घुमा रहे हो। हाँ, इनकम टैक्स में हम स्लाइड्स को कम रोटेट करते हैं, क्योंकि आंसर एक क्वेश्चन होता है फिर तुरंत आंसर होता है, इसमें क्वेश्चन लाइन से दिए फिर आंसर दिए, इसलिए बहुत ज्यादा स्लाइड्स को मूव कराना पड़ रहा है। आइए, शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है कि दैट इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, भैया टैक्सेबल पर्सन जो अगर रिलेटेड पर्सन से जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर अपने लंदन के भाई से बिना किसी कंसिडरेशन के पेमेंट, बिना किसी कंसिडरेशन के सप्लाई, बिना किसी कंसिडरेशन के सर्विस लेता तो सप्लाई बन जाता है। अगर टैक्सेबल पर्सन अपने रिलेटेड पर्सन से जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है उससे बिना किसी कंसिडरेशन के अगर कोई सर्विस लेता है तो सप्लाई बन जाता है। लेकिन कब? यदि इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर वो बिजनेस के और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस दिया गया है। ठीक ठीक है सर जी। सेक्शन 15 आपको बताता है प्रोवाइड्स दैट पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इफ दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, अगर एक ही फैमिली के लोग हैं। फर्दर एज पर 249 सीजीएसटी, फैमिली का क्या मतलब होता है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, भैया आपकी पत्नी हो, बेटा बेटी जो भी हैं, स्पाउस एंड चिल्ड्रंस होते हैं, एंड द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये सब भी आपके रिलेटिव में आते हैं। लेकिन ओनली इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, अगर वो उस पर्सन के ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट होते हैं। यहां पे भाई आर्किटेक्ट था, डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए रिलेटिव की मीनिंग में नहीं आएगा। In the given case, Raman has received free of cost legal services from his brother. However, in the view of section 249, above Raman and his brother cannot be considered to be related persons, related as Raman's brother is well-known lawyer and not wholly mainly dependent of Raman. रमन का भाई रिलेटिव की मीनिंग में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता रमन के ऊपर। फर्दर, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम in a personal matter and not in the course of furtherance of the business.
कॉन्सिक्वेंटली सर्विस प्रोवाइडेड बाय रमन इन ब्रदर्स टू हिम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। भाई सर्विस को सप्लाई ही नहीं माना गया है अंडर सेक्शन 7 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब सर इसी का तीसरा पार्ट भी कुछ आपसे कहा गया होगा, 3 पार्ट मैंने तो देखे थे इसमें। हाँ, तीसरा पार्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है। सर वुड योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ द एबव केस, ऊपर वाले केस को आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका क्या आंसर डिफरेंट हो जाएगा यदि रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। भैया लीगल एडवाइस ही लिया है लेकिन बिजनेस के लिए ले लिया, तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा सर, क्योंकि रमन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है लेकिन रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव से फ्री ऑफ कॉस्ट लेते तो सप्लाई बनता और जीएसटी लगता। रमन रिलेटिव की मीनिंग में नहीं आता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। इन द above case Raman has taken advice with regard of the business unit service provided by Raman's brother to him would still not be treated as supply, would still not be treated as supply, अभी भी उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 7। क्यों? क्योंकि ऑफ सीजीएसटी एक्ट read with rule schedule 1 as although the same are provided in the course of furtherance of the business supply such service have not been received from a related person। भैया रिलेटेड पर्सन नहीं है। आप कहेंगे सर ब्रदर तो है, ब्रदर तो है, ब्रदर से रिलेटेड होता है, मेंबर ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड होता है, लेकिन ये सर आपके जीएसटी एक्ट में बताया गया कि ब्रदर तो होना चाहिए। तो अगर वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है तो ही रिलेटिव की मीनिंग में आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रदर जो है ना क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, तो मेंबर ऑफ सेम फैमिली होने के बाद भी वो रिलेटेड पर्सन की मीनिंग से बाहर हो गया है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई सर्विस दे दिया है तो उस पर सप्लाई न मानते हुए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई ही नहीं बनाया जाएगा। क्लियर? क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट शेड्यूल 2 का क्या है? ठीक भैया, इतना बताइए कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बस हमको इतना बताना है। ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भैया आपने किसी को घर रहने के लिए दे दिया है सर जी, आप किसी को घर दे दिए कि जाओ भाई साहब इसमें आप रह लो, तो क्या ये सर्विस दी है या उसको अपना घर ही बेच दिए? घर तो दिए नहीं है, उसमें घर में रहने का अधिकार दिए हैं कि जाके वो रह ले, तो ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, गुड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। भैया एक गुड्स था जो कि बिजनेस असेट था, चाहे वो स्टॉक हो, देखिए यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है, परमानेंटली ट्रांसफर हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ असेट, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो मेरा एसी फ्रिज हो, कुछ भी हो, मेरे बिजनेस का अगर एसेट है और बिजनेस का एसेट अगर परमानेंटली ट्रांसफर हो या डिस्पोजल हो, उसको क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, ठीक है सर जी। तो यहाँ पे इसने आपसे सीधी बात पूछी है कि ट्रांसफॉर्म गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। जो बिजनेस का मालिकाना हक रखने वाला व्यक्ति था, बिजनेस के मालिक ने कहा इस गुड्स को ट्रांसफर कर दो या डिस्पोज ऑफ कर दो, ले जाके इस एसी को जला दो या फिर ये लो मेरा माल बेच आओ, तो इसको क्या कहेंगे सर? इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सर्विसेज कहेंगे? तो सर ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ें, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। सर अगेन आज ही आपको ये चीज पढ़ाई है, देखो 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 सर जी, देखो ट्रांसफर आपने किया था 1200 रुपए पर मंथ में, आपने क्या ट्रांसफर किया था? आपने ट्रांसफर किया, पोजीशन दे दी, ये ले जाओ गाड़ी ले जाओ भाई साहब और आप गाड़ी चलाओ, गाड़ी का मजा, गाड़ी में घूमने का अधिकार आपने दे दिया, अपना राइट दे दिया, गाड़ी पे घूम सकते हो। क्या टाइटल दे दी थी गाड़ी की? जी नहीं सर। तो आपने, मैंने बार बार बताया, अगर ऐसी सर्विसेज को क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। घूमने का अधिकार दिया था, गाड़ी का मालिकाना हक नहीं दिया था, इसको क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक, ठीक है सर जी। आइए उसी तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए हम राइट ऑफ गुड्स को, गुड्स के अंदर मतलब मेरी कार का जो अधिकार था वो मैंने दे दिया, ले लो भाई कार से तुम घूम लो, मौज करो, मस्ती करो, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, लेकिन गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या कहेंगे भाई साहब? सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने समझ लीजिए कार भाड़े पे जो लेते हैं आप, ठीक, सप्लाई ऑफ सर्विस।
अरे भाई, अगर आप ओला की गाड़ी भी यूज करते हो तो ओला वाला आपको गाड़ी में बैठने का अधिकार देता है ना, विदाउट ट्रांसफर। गाड़ी का टाइटल थोड़ी दे देता है, आपको गाड़ी में बैठने का अधिकार देता है। तो वो क्या, ओला वाला आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ओके सर जी। डी पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया गया अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट। अभी मैंने शेड्यूल सॉरी मैं भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, हायर परचेज या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, आज ही के सेशन में मैंने बताया, वो हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। कि अगर टाइटल बाद की डेट में ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा होता तो वो चीज सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाती है। क्लियर, क्लियर है सर। 8th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट। अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये देखना है। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब क्या, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये ले जाओ भाई, कुछ देर तक मेरे इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आप यूज कर लो, तो कुछ देर तक यूज कर लो, तो इसको क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस। ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बी पॉइंट कहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू अ मेंबर thereof for cash deferred payment और otherwise valuable consideration। देखो हमने क्या किया, गुड्स का, देखिए बाबू, गुड्स को हमने अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन, चाहे अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ पर्सन है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी है यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने गुड्स को सप्लाई कर दिया है। क्या किया है, गुड्स को सप्लाई कर दिया है, ठीक है। चाहे ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक, सप्लाई कर दिया है गुड्स को पर्सन टू अ मेंबर देयरफॉर फॉर कैश। और किसको दिया है, अपने ही मेंबर को दिया है, अपने ही मेंबर को दिया है। किस लिए, फॉर कैश दिया है या कुछ काइंड में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड बार्टर में आ रहा है, और डिफर्ड पेमेंट बाद में पैसा आएगा, और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। या भाई इसने, इस मेंबर ने अपनी गोल्ड चेन ही उतार के दे दी, तो क्या है, हम किसी गुड्स का ट्रांसफर कर रहे हैं जिसके लिए हमको कंसिडरेशन भी रिसीव हो रहा है, तो ये क्या है भाई साहब, सप्लाई ऑफ गुड्स। सीधी सीधी बात है, सप्लाई ऑफ गुड्स ही तो है। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, अगर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड, किसी और पर्सन के प्रोसेस या ट्रीटमेंट हम किए हैं किसी और पर्सन, अनदर पर्सन गुड्स पे। मतलब सर टिम्बर आपने दी, टिम्बर आपने दी, आपके गुड्स को प्रोसेस करके हमने फर्नीचर बना दिया, ठीक, ठीक है सर जी। या फिर सर आपने फर्नीचर दिया, देखो फर्नीचर अब आपने दिया, इसको प्रोसेस किया हमने, फर्नीचर पे प्रोसेस करके इसको पॉलिश करने का काम किया हमने, क्या किया, पॉलिशिंग का काम कर दिया। तो किसी और के गुड्स पर जॉब वर्क पढ़ा था ना, प्रिंसिपल पे गुड्स पर अगर आपने कोई काम किया, पॉलिशिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, आपने सर्विस दी ना, आपने सर्विस दी। मतलब देखो भाई, हमने आपको अपनी कार ले जाके दी, हमने आपको ले जाके अपनी कार दी और कहा भैया कार की सर्विसिंग कर दो, समझिएगा। अब आप किसी के प्रॉपर्टी पे, किसी और की असेट पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने, ये वर्कर ने क्या किया, आप में समझो, जो गाड़ी की सर्विस करने वाले होते हैं वर्कर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आप तो बोलते ही हो सर सर्विस चार्ज, मतलब वो सर्विस दे रहा है आपको ना, आपके गुड्स पे अपना वर्क कर रहा है वो कुछ, जिससे गुड्स अच्छे हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, एनी ट्रीटमेंट, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी और पर्सन के गुड्स पर अगर कोई काम किया गया, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड लास्ट बोल रहा है आपका, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, गुड्स के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल है वो क्या होगा भाई, गुड्स को ही अगर हम टाइटल ट्रांसफर कर दिए तो सीधी बात है, गुड्स की मीनिंग है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये तो कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। मतलब आप एक पेन खरीदने गए, पेन का मालिकाना हक आपका हो गया, तो उस शॉपकीपर ने आपको क्या क्या बेचा है, सर्विस थोड़ी दी है, उसकी पेन लिख के वापस कर देना, ऐसे थोड़ी क्या है, पेन अब आपकी हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स है, दैट्स इट। ओके ओके, तो चलिए आज की हम अपनी अभ्यास सीरीज को यहीं स्टॉप करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग। और इनकम टैक्स में भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो इनकम टैक्स की अभ्यास सीरीज जो कि आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, वहां से आप एंटरटेन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, द गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। तो अभी हमने इसके पहले कुछ ही टाइम पहले पढ़ा है कि जो गुड्स सप्लाई होते हैं हायर परचेज बेसिस के लिए,
ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड स्टेटमेंट भैया। ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। हमने पढ़ा है हायर परचेज पे टाइटल बाद में ट्रांसफर हो जाता है और पोजीशन इमीडिएटली मिल जाती है, लेकिन टाइटल फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए ये सप्लाई ऑफ क्या होता है, गुड्स होता है। ठीक है सर जी। आइए सॉल्यूशन भी आपको पढ़ा दिया जाए, तो सॉल्यूशन पढ़ा जाए। सर सॉल्यूशन में लिखा है द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स का जो सप्लाई हायर परचेज के बेसिस में हो रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहलाएगा, एज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल एम्बिट एट अ फ्यूचर डेट, एल्बिट अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर हो जा रहा है टाइटल भी, और टाइटल भी ट्रांसफर हो जा रहा है, और पोजीशन तो इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन चली जाती है, तो पोजीशन और टाइटल जब दोनों ही ट्रांसफर हो जा रहा है तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।